ओए देखिए भैया, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जहां पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहां पर जो नई वेक्टर क्वांटिटी आती है, जो उनका रिजल्ट आता है, उन सबके वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। याद है नहीं याद है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यही होता है कि जहां पर बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, वहां पर जो टोटल वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनका जो रिजल्ट आता है, उन सबके वेक्टर सम के बराबर आएगा। समझ गए? तो भैया अपने पास यहाँ पर क्या है भैया, वेव्स है, और वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर। तो कह रहे बहुत सारी वेव है, और बहुत सारी वेव अगर एक दूसरे को सुपरपोज करती है, मतलब कि एक ही जगह से जा रही है, एक ही मीडियम से जा रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या लगभग सेम है, तो वो एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, मतलब जुड़ेंगी, तो नई वेव का जो जो रिजल्ट वेव आएगी, जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो सारी वेव्स के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर आएगा। समझिए भैया, यहां पर लिखा पहले मतलब समझिए, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स travels through a region at the same time, each wave travels independently। अगर यहाँ पे एक बात बोल रखी है इसने, ये अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पे नोट लिखवा है मैंने, लिखा है कि भैया मान लीजिए किसी भी मीडियम से कुछ वेव्स निकल रही है, कुछ वेव्स ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो कह रहा है जैसे मान लीजिए एक वेव कहां से निकली है, तबले से, दूसरी वेव कहां से निकली है, हारमोनियम से, तीसरी कहां से निकली है, मतलब कहीं से भी निकली हो, 8-9 इंस्ट्रूमेंट है, वहां से एक ही मीडियम में वेव्स निकल रही है। तो कह रहे हैं जो हारमोनियम वाली वेव होगी उसको आप आसानी से पहचान सकते हो, जो तबले वाली वेव होगी उसको आसानी से पहचान सकते हो। क्यों? क्योंकि वो वेव्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। वही लिखा हुआ है, कह रहे हैं व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम रीजन, किसी रीजन में कुछ वेव्स ट्रेवल कर रही है एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही टाइम पर, ईच वेव ट्रेवल इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। कह रहा है जो वेव होगी ना, वो एक दूसरे से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, उनका जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो उन पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने वाला। समझ गए भैया? आपको हारमोनियम की वेव अलग सुनाई देगी, तबले की वेव अलग सुनाई देगी, गिटार की वेव अलग सुनाई देगी। समझ गए? समझिए मेरी बात को। चलो अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया मैंने कहा मैनी डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर प्ले हो रहे हैं, अ फुल ऑर्केस्ट्रा, वी कैन स्टिल आइडेंटिफाई द नोट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट। तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अब आ रहे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर, किस पे आ रहे हैं? कह रहे भैया बहुत सारी वेव है, क्या है, और दोनों उनकी फ्रीक्वेंसी लगभग क्या है, एक जैसी है, क्या है। तो जो नई वेव बनेगी, जैसे मान लीजिए एक वेव ये है y1, इसका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, y1, इसके पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, y2, इसके पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, yn। अगर ये सारी वेव एक ही मीडियम में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो इनसे जो नई वेव बनेगी, उस नई वेव का ये रिजल्टेंट वेव होता है। क्या होती है? रिजल्टेंट वेव है। रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा भैया, y1 का, y2 का, y3 का, yn, जितनी भी वेव्स है सबके एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में बात नहीं? अब यही क्या था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, जब एक ही मीडियम में बहुत सारी वेव्स चल रही है साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को ले, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या पार्टिकल ले रहे हो, तो इस वेव का भी यही पार्टिकल लोगे, इस वेव का भी यही पार्टिकल लोगे, तो इन सारे पार्टिकल का जो नई वेव बनेगी, उस कंडीशन में इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सारे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, सम के बराबर आएगा, वेक्टर सम के। आप इस पार्टिकल को ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी यही पार्टिकल लोगे, यहाँ पर भी वही पार्टिकल लोगे, तो जो रिजल्ट वेव होगा, तो आप इसी पार्टिकल को देखोगे तो सारे के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर आएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, the medium at any given time is equal to the algebraic sum of the displacement due to the individual waves। क्या भैया, जितनी भी वेव्स है उस पार्टिकल का, देखिए इस वेव में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस वेव में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या इतना है, इस वेव में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो रिजल्टेंट वेव में क्या होगा, इन सारे डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर आएगा। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, समझ गया? जैसे मान लीजिए मैं कोई गाना गा रहा हूँ, दूसरा बंदा भी उसी सुर में उसी ताल में वही गाना गाने लगा, तीसरा बंदा भी, तो जो वेव का साउंड रहेगा, जो एम्पलीट्यूड रहेगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? समझ गए? मैं तो वही बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम,
साइमल्टेनियसली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो नया डिस्प्लेसमेंट होगा एट किसी भी पार्टिकल का इस मीडियम में, वो क्या होगा, सारी वेव्स के वेक्टर सम के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जांपल समझ में आ गया। ये किसको किसको समझ में आ गया? पहली वेव है, दूसरी वेव है, तीसरी वेव है, सब जुड़ी क्या बन गई? जो नई वेव बनेगी उसका किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उनके सबके उसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर रहेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़े। देखिए भैया, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स पल्सेस ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा भैया आप ऐसी वेव को जोड़ रहे हो, ऐसी वेव को जोड़ रहे हो जो एक ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक ही स्पीड से, एक ही स्पीड से, आइडेंटिकल वेव है। क्या है ये? आइडेंटिकल वेव है। तो उनके जुड़ने पर क्या होगा? तो जब दोनों वेव पास में आ रही है, देखो पास में आ रही है, यहाँ पर पास में आ रही है, तो पास में आ रही है तो जैसे ही दोनों का क्रस्ट कर सेम डायरेक्शन में, क्या है, ये भी क्रस्टी और ये भी क्या है, क्रस्टी। तो जब नई ये यहाँ पर मिलेंगी तो जो नई वेव का क्रस्ट आएगा वो क्या होगा, उन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है भैया, तो खैर ये हो गया, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं इसे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है, दोनों का क्रस्ट या दोनों का ट्रफ ट्रफ ओवरलैप करके जो नई वेव का क्रस्ट बना है वो क्या है, उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर है। समझ में बात नहीं? चलो, जब दो पल्सेस ट्रेवल कर रही हैं, दोनों आइडेंटिकल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर जा रही है और एक, ये क्या है, क्रस्ट, और ये क्या है, ट्रफ। जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ऐसे पास में आ रही है ना, ओवरलैप करती है, तो वहां पर कुछ नहीं बनता क्योंकि क्रस्ट ने ट्रफ को क्या किया, कैंसिल कर दिया, और क्या बन गया, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस कंडीशन को कहते हैं स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे? अभी करवाया, खैर ये तो मैं आपको जस्ट समझा रहा था कि इंटरफेरेंस से क्या क्या हो सकता है। इंटरफेरेंस से या तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, या वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है, या जीरो हो जाता है। कम हो जाता है या, अभी पता लग जाएगा कम क्यों होता है और जीरो कब होता है। ठीक है, जीरो तो आपको पता लग गया ना, जब इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड क्या भैया, सेम हो लेकिन अपोजिट हो, तो नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। यदि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा और इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो जो नई वेव का एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। अभी आएगी आगे कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है व्हेन टू वेव मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, और सॉरी सेम फ्रीक्वेंसी है, मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही स्पीड से अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम क्यों नहीं चाहिए? देखिए सुनिए, ये वेव है, ये दूसरी वेव है, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लग रहा है उतना टाइम इसको भी यहां से यहां तक लग रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। ओवरलैपिंग की कंडीशन में क्या होती है, वेव जुड़ती है। नई वेव क्या होती है, नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहली वाली इन दोनों वेव से क्या होगा, अलग आएगा। अब देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती, फ्रीक्वेंसी अलग होने का मतलब ऐसे होगा, ज्यादा साइकिल करे या कम साइकिल करे, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या अलग अलग है। अब ये दोनों जुड़ नहीं सकती, अब ये दोनों अच्छे से नहीं जुड़ सकती, अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगी, लेकिन ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे भैया इनकी ओवरलैपिंग भी क्या होगी, अच्छे से होगी, और जुड़ेंगी भी क्या होगी, अच्छे से। समझ गया? तो फ्रीक्वेंसी सेम होने पर क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होती है, अच्छी होती है। अब यहां पर देखो, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं सेम है, यहां पर ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहां पर देखो, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अब ये क्रस्ट ओवरलैप करेगा, ट्रफ ट्रफ ओवरलैप करेगा, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ गया? तो फ्रीक्वेंसी सेम इसीलिए होनी चाहिए ताकि आपका जो सुपर पोजिशन है वो अच्छे से हो पाए। समझ गए? तो लिखा है मैंने, कह रहा है व्हेन टू वेव्स मूव्स इन द सेम फ्रीक्वेंसी, क्या उनकी सेम है, सेम स्पीड से चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, एक ही मीडियम में चल रही है और एक ही लाइन में चल रही है, तो जो नई वेव बनेगी क्या होगी, इसका एम्पलीट्यूड क्या है भैया, A1 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है भैया, A2। फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये वाला पार्ट इसको क्या करेगा, परफेक्टली ओवरलैप करेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले को परफेक्टली ओवरलैप करेगा। जो नई वेव बनेगी क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस, और यहाँ पर A1 प्लस क्या बना भैया, कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन है कि मान लीजिए ये वेव ऊपर चल रही है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, A1, ये वेव क्या हो रही है, नीचे चल रही है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है भैया, A2। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की अभी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से क्या होगा, आप देखोगे कि ये वाली वेव ऊपर से जो आ रही है वो ऐसे रहेगी, और ये वाली वेव जो नीचे जा रही है वो ऐसे रहेगी।
ये एम्पलीट्यूड क्या है A1, ये एम्पलीट्यूड क्या है A2, तो नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर मान लीजिए A1 ज्यादा है, मान लीजिए आपका A1 ज्यादा है, तो नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 माइनस A2 ऊपर की तरफ रहेगा, जो नई वेव का रिजल्ट रहेगा। अच्छा अगर A2 ज्यादा है तो रिजल्ट कहां रहेगा? नीचे से, और वो क्या रहेगा? A2 माइनस, समझ गया भैया? तो ये हो गया। ये देखो मैंने क्या लिखा, A1 अगर A2 से ज्यादा है, यदि A1 की वैल्यू A2 से ज्यादा है तो जो नई वेव बनेगी वो ऊपर से रहेगी और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 माइनस A2। अगर मैं A2 ज्यादा कर दूं और A1 कम कर दूं तो जो नई वेव रहेगी कहां से आएगी? नीचे से। और क्या रहेगा? A1 माइनस A2 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। और मान लीजिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, A1 और A2 दोनों बराबर है, तो क्या होगा? नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो ना, A1 माइनस A2, तो ये भी A ये भी A, क्या होगा? जीरो। मतलब वेव कैसी होगी? फ्लैट। क्या हो जाएगी? फ्लैट एकदम। समझिए, इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये चीजें आएंगी नहीं, लेकिन आगे जो आप करोगे ना ऑपरेशन, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है कि दो वेव है, दोनों एक ही स्ट्रिंग पर है। किस पे है? दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस केस में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा भैया। When two waves moves in the same of same frequency moving with the same speed in the opposite direction in a medium superpose each other, they produce stationary or standing wave। देखिए क्या होता है, एक वेव ऐसे आ रही है, जा रही है, फिर दूसरी वेव ऐसे आ रही है। ठीक है, समझ गया? तो आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कभी आइडेंटिकल है दोनों, एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम है। कैंसिल कर दिया। यहां पर क्या बनेगा? एकदम ऐसा बन जाएगा, स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगी। समझ गए? ऐसी बन जाएगी, तो फ्लैट बन जाएगा। इसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन और स्टेशनरी वेव। क्या कहते हैं इसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इससे ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे हम स्टैंडिंग वेव हर बार। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं भैया? स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ये कब बन सकता है? जब दो वेव एक ही स्ट्रिंग पर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी से, सेम एम्पलीट्यूड से प्रोपोगेट करती है, तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इन पार्ट्स को हम कहते हैं जहां पर पार्टिकल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, उसे कहते हैं एंटी नोड। क्या कहते हैं? और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं भैया? नोड। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं एंटी नोड। एंटी नोड का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a के बराबर होगा। क्या होगा? 2a के बराबर। एंटी नोड पर जहां पर वेव्स मिल रही है, उस कंडीशन में जब मिल रही थी, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a के बराबर हो जाएगा। और नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो। नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? नोड के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते। नोड के पार्टिकल वाइब्रेट, एंटी नोड के पार्टिकल के जो वाइब्रेट करते हैं वो सबसे दूर जाते हैं। अब देखिए, ये मैंने जो बोल दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें जब 4-5 पॉइंट लिखाऊंगा ना, तो मैं यही बोलूंगा कि भैया नोड के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। क्या होती है? क्योंकि वाइब्रेट ही नहीं करते। और एंटी नोड के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, क्योंकि भैया इनको मैक्सिमम ऊपर जाना फिर नीचे आना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस। और एक ध्यान रखना, जितने टाइम में इधर का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, उतने टाइम में यहाँ का पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा, और उतने ही टाइम में यहाँ का पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा। मतलब यहाँ का पार्टिकल भी उतने टाइम में ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल भी उतने टाइम में ऑसिलेट कर रहा है। बताओ किसकी ज्यादा स्पीड होगी, एक की या दो की? क्योंकि दो को ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, यानी जो एंटी नोड में पार्टिकल होता है उसकी स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उसके द्वारा कवर किया गया एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। नोड के पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? जीरो, क्योंकि वहां का पार्टिकल वाइब्रेट करता ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जो नोड पर होगा। समझ गए भाई? बड़ा बढ़िया चैप्टर है, यहां से अच्छा चला चालू है। आगे बढ़े। अब हो सकता है 2 क्लास और बची है, इस पूरे सिलेबस खत्म आपको पूरा 24 तारीख में खत्म हो जाएगा, मैंने बोला ना आपको। अब देखिए एक और कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है कि यहां पर दो वेव्स है, और दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली स्लाइटली। समझे? तो यहां पर एक नई चीज बनती है जिसको हम कहते हैं बीट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे? अब ये कैसे बना है नीचे वाला डायग्राम, तो आपको आगे पता लगेगा जब मैं बीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं? कहते भाई पूछा अभी मत छोड़िए, मैं आ रहा हूं अभी। दो वेव सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव जब जुड़ती है,
तो बीट फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है ध्यान दीजिए भाई, इधर देखो, फोन रख ले अपने अंदर, फोन रख ले, तोड़ दूंगा ना सारे फोन, ठीक है। लिखा हुआ व्हेन टू वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मूविंग विद द सेम स्पीड इन द, तो सुपरपोज करती है, क्या बनाती है, बीट, क्या बनाती है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि कहीं पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं पर एकदम कम हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए भैया, हम देख रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या अलग अलग है। कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पे कम साइकिल है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा साइकिल। अब ऐसा होता है कि ये क्रस्ट कई बार क्रस्ट से क्या होता है, ओवरलैप करता है। क्या करता है? और ये पीरियडिक ओवरलैपिंग जो होती है पीरियडिक होती है, मतलब एक टाइम बाद फिर रिपीट होगा सारा कुछ, ठीक है। तो जब क्रस्ट और क्रस्ट दोनों का ओवरलैप करेगा तो भैया यहाँ पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। क्या होता है? अब देखिए जैसे ये ट्रफ देखो, तो ये ट्रफ जो है ट्रफ से थोड़ा सा दूर हो जाता है, क्योंकि आपको पता फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे टाइम बढ़ेगा वैसी ओवरलैपिंग क्या होगी, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है भैया जितने में इसकी एक वेव हो रही है उतने में इसकी दो हाफ हाफ होगी। तो अब नीचे वाले ट्रफ से इस ट्रफ की ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अच्छे से नहीं होने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा ट्रफ का, समझ गए। आगे देखोगे तो अब इस वाले क्रस्ट से ये वाला क्रस्ट क्या हो, बहुत पहले ही बन गया, अब भी ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाई। ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं पाई तो फिर क्या होगा, क्रस्ट की वैल्यू फिर क्या होगी, पिछले वाले क्रस्ट से कम होगी। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए ये ट्रफ जो है इस क्रस्ट के क्या होता है, जस्ट अपोजिट आ जाता है। क्या आता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी। तो कई बार क्रस्ट क्रस्ट से अच्छे से ओवरलैप करेगा, कई बार कई पोजीशन पर नहीं करेगा, कई बार ऐसा भी होगा क्रस्ट के नीचे क्या आएगा, ट्रफ आ जाएगा। जब क्रस्ट के नीचे ट्रफ आता है तो आपको पता है भैया क्रस्ट और क्रस्ट ऊपर ट्रफ नीचे, तो एक दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम कर देते हैं, और उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन हुई है, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो आगे चेंज होने वाली है नहीं इसकी और ना ही इसकी, तो फिर वेरिएशन क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्रस्ट क्रस्ट की तरफ आएगा तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, ट्रफ भी आएगा, ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा। और जब क्रस्ट उसका इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट एक दूसरे के परफेक्टली ओवरलैप कर जाएगा तो उस कंडीशन में क्रस्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से क्या होगा, आपको पता है साइकिल अलग चल रही है, तो फिर दोबारा क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। समझ में बात नहीं? जहां पर ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है वहां पे क्रस्ट और ट्रफ बहुत ऊंचे ऊंचे बन गए, और जहां पे ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो रही वहां पे क्रस्ट और ट्रफ की वैल्यू कम होने लगी है। जहां पर ऐसा भी होता है कि क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं तो वहां पर एम्पलीट्यूड का बहुत कम हो जाता है। ये बार बार पीरियडिक होता है, मतलब अगर ये 1 सेकंड में हुआ है तो ये भी अगला क्या होगा, 1 सेकंड में होगा, अगला भी क्या होगा, 1 सेकंड। इसी को हम कहते हैं भैया बीट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको, समझ गए? तो ये चीज ध्यान में रखना, और ये चीज आपकी पूछी जाएगी एग्जाम में है, सिलेबस में, बीट फॉर्मेशन, ठीक है भैया, समझ गए। तो बीट फॉर्मेशन कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन में सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली सेम स्पीड से अगर चलती है तो उसी को हम वहां पर जो उस कंडीशन में जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं भैया, बीट फॉर्मेशन। और बीट फॉर्मेशन में स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस कर दोगे तो बीट नहीं बनेगी। स्लाइटली डिफरेंट मतलब अगर एक 5 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, 7-8 हो जाए, समझ गए। आगे बढ़े, चलो स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में क्या था, तो मैंने बताया था जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलती है, सेम स्ट्रिंग पर चलती है, तो वहां पर जो नई वेव बनती है उसे क्या कहते हैं भैया, स्टैंडिंग वेव, और स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, when two identical waves same amplitude same frequency traveling opposite direction with the same speed along the same path, path भी क्या भैया, स्ट्रिंग बोल दिया तो सेम ही पाथ होगा। the resultant waves does not travel in either direction, जो रिजल्ट वेव खत्म ही जाएगी भैया। अब ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, तो वेव करना, तो वेव मतलब आगे जाना इधर आना, जब खत्म होगी तो वेव आगे ट्रेवल नहीं करेगी, उसी पॉइंट। पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल के पॉइंट के पास रहेगी एनर्जी, आगे नहीं बढ़ेगी, ना इधर जाएगी ना इधर, तो पार्टिकल के पास एनर्जी रहेगी तो पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, वेव क्या होगी, खत्म। इस कंडीशन में स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, वेव खत्म हो जाती है, केवल पार्टिकल अपनी जगह पे क्या करता है, ऑसिलेट। एंटी नोड का पार्टिकल सबसे मैक्सिमम करता है और नोड का पार्टिकल क्या करता है। अच्छा बताओ किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, नोड के पार्टिकल के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, एंटी नोड के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, नोड पे, क्योंकि नोड के पार्टिकल के पास एनर्जी है लेकिन वो फिर भी ऑसिलेट नहीं कर पा रहा। अब जिसके पास एनर्जी है और ऑसिलेट नहीं कर पा रहा, अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर पा रहा, उसके प्रेशर क्या होगा, उसको ज्यादा होगा, ठीक है। और नोड के पार्टिकल के पास एनर्जी हो, अपनी मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके पास प्रेशर क्या है, सबसे कम है। समझ गए भैया, समझ गए। अब कुछ ऐसा ही कि मैं एक ऐसे कमरे में बंद हूं जो चारों ओर से बंद है, मुझे मेरे अंदर एनर्जी है लेकिन मैं फ्री उसके अंदर हो ही नहीं पा रहा,
तो मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। दीवालों पे मैं, है ना, मतलब दीवालों ने मेरे को चारों ओर से जकड़ रखा है, तो मैं फ्री होना चाह रहा हूँ, मेरे पे एनर्जी है, तो मेरी बॉडी पे क्या लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो नोड के पार्टिकल के पास एनर्जी तो होती है, लेकिन वो ऑसिलेट नहीं कर पाते। इस कंडीशन में उनके पास प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अब एक बंदा है जिसके पास एनर्जी है और वो उछल कूद बाकायदे कर सकता है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लगा दे भाई, लगा दे, ठीक है, समझ गया। तो यार देखिए, एक वेव ऐसे जा रही थी, भाई बोली मत, एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, दोनों ने दूसरे, अच्छी चीज क्या कर दी मैंने, एक वेव ऐसे आ रही है लेकिन एक वेव ऐसे आ रही है, सेम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन है, सेम फ्रीक्वेंसी, ओवरलैपिंग करेगी, नई वेव बनेगी। इन पॉइंट्स का नाम क्या है, नोड। यहाँ के पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते, एनर्जी वही होती है सबके पास, प्रेशर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनका, जीरो। डिस्प्लेसमेंट तो मीन से होता है ना, जब ये ऑसिलेट नहीं करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और एंटी नोड का पार्टिकल क्या करेगा, इसके पास वही एनर्जी होती है, इसका प्रेशर क्या होता है, इस पे मिनिमम होता है, जीरो प्रेशर होता है, क्योंकि ये भैया ऑसिलेट कर सकता है, इसको कोई टक्कर मारने वाली दीवार में ही नहीं, ठीक है, किसी कोई रुकावट है ही नहीं इसके लिए, जिसके ऊपर रुकावट नहीं होती उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका, मैक्सिमम होता है। आगे बढ़िए, ठीक है। और एक बात ध्यान में, चलो भैया देखो, यहाँ पर एक बात है, मैं जिससे पूछूंगा, यहां से यहां तक की ये तो पॉइंट है N1 और N2, N1 और N2 के बीच की, तो इससे कहते हैं 10 मिनट बात करें क्लास खत्म हो जाएगी, 10 मिनट बाद बोल दे भाई दोस्त, अरे सुन ले यार, यार 10 मिनट बात करिए यार, क्लास खत्म हो जाएगी वरना दिक्कत हो जाएगी, आराम कर ले 10 मिनट। हाँ जा रही है यार, बहुत आ रही है, 10 मिनट बात कर लिया यार, बैठ, ठीक है। साक्षी, N1 और N2 के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा, पक्की बात है। और A1 और A2 के बीच इस A और इस A के बीच की दूरी क्या है, कौन है क्या नहीं, कित क्या होगी, गलत बोला उसने, तू मत बोलिए वरना पीट जाएगी। लैम्डा बाय 2 ही होगी। सुन, यहां से आने की दूरी कितनी होती है, लैम्डा, ये दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाय 2, समझ गई, तो ये दूरी भी उतनी होगी, लैम्डा बाय 2। अब देख क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भैया दो नोड के बीच, ये नोड है, एक नोड ये रहा, एक नोड है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, लैम्डा बाय 2। और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच की दूरी भी क्या होती है, लैम्डा बाय 2 होती है। लेकिन एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाय 4। समझ गए भैया, इस चीज को ध्यान रखना। ये लिखा हुआ है, सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड क्या होता है, लैम्डा बाय 2। और सेपरेशन इन बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या होता है, लैम्डा बाय 4। ये चीज ध्यान रखना। नोड पर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि वो ऑसिलेट, एनर्जी उसके पास उतनी होती है। एंटी नोड के पास प्रेशर क्या होता है, जीरो, मिनिमम, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है और वो ऑसिलेट भी करता है। अभी लिखवाऊंगा ये सारी चीजें, क्या इन सच अ वेव, भाई देखिए, इन सच अ वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलोंग द, एनर्जी का ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल के पास एनर्जी तो फिक्स हो जाती है, वो आगे बढ़ नहीं सकती, समझ गया। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी आगे प्रोपोगेट नहीं करती, बस पार्टिकल के पास रहती है और वो एनर्जी का इस्तेमाल करके पार्टिकल क्या करता है, लगातार ऑसिलेट करता था। जो पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेशन करता है उसको क्या कहते हैं भैया, एंटी नोड। और जहां पर जीरो ऑसिलेशन होती है, अच्छा, एंटी नोड से नोड की तरफ जाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी पार्टिकल की, एंटी नोड से नोड की तरफ जाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी कैसे, एंटी नोड से नोड की तरफ जा रहा हूं। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, किस पार्टिकल की, नोड्स पे होती है। नोड का तो पार्टिकल चलता ही नहीं है, रुका होता है, एंटी नोड की। नोड की क्या होती है, तो मैं नोड से एंटी नोड की तरफ जा रहा हूँ, सॉरी एंटी नोड से नोड की तरफ जा रहा हूँ, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, मैं घट रही है ना, मैक्सिमम से जीरो पे घट रही है स्पीड, समझ गया। ऐसा स्पीड घटना क्यों बोल रहा हूँ, तो भैया देखिए स्पीड घट इस वजह से रही है क्योंकि आपको पता है ये पार्टिकल क्या है भैया, एंटी नोड पे क्या है। अब ये इस पार्टिकल का देखिए, इस पार्टिकल की P1 पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है टी टाइम में, टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, और ये टी टाइम में कितना कर रहा है, P2 पार्टिकल इतना कर रहा है, ये P3 पार्टिकल क्या कर रहा है टी टाइम में, इतना कर रहा है।
और ये वाला कहीं नहीं रहा, तो सबसे ज्यादा स्पीड कितनी होगी? जिसने उसी टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है। समझ गया? तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते भैया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। यहाँ पर दो तरह की स्टैंडिंग वेव होती है। एक तो होती है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव और दूसरा होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव जब बनती है जब दो ट्रांसवर्स वेव एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी से, सेम स्पीड के साथ। और आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव जब बनती है जब दो लॉन्गिट्यूडनल एक दूसरे को सुपरपोज करती है। हमें पढ़ना यही है, ठीक है भैया, लेकिन कंसेप्ट इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, ट्रांसफर से आगे बढ़े। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगी, थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करने वाले हम। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है साइन ए प्लस साइन बी। दो फॉर्मूले आप लगा सकते हो आपके हिसाब से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आराध्य, हाँ दोबारा बोल। कहाँ लिखा है मैंने? कहीं लिखा है क्या? तो बोल क्या करा तू? तुमने सही बोल दिया। पहला फॉर्मूला ये है टू साइन ए प्लस बी अपॉन में टू और कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू। जिसके पास मैथ्स नहीं हो लिख ले जल्दी फटाफट साइड में। जिसके पास मैथ्स नहीं हो लिख ले फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये लगा सकते हो आप, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला ये भी लगेगा साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। सॉरी क्या ए की फॉर्मूला लगा दो तो बात तो यही पड़ेगी। देखिए प्लस होगा तो आपको प्लस लगाना है, माइनस होगा तो आपको माइनस लगाना है। तो चुप रहा है। साइन ए प्लस बी माइनस हो, प्लस होगा तो प्लस लगाना बीच में, माइनस होगा तो माइनस। रिजल्ट क्या आने वाला है देखिए, साइन ए कॉस बी, प्लस होगा तो प्लस लगाना नहीं तो माइनस कॉस ए। जिसके पास मैथ्स नहीं हो फटाफट लिख ले दोनों फॉर्मूले को, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, साइन थीटा जब मैक्सिमम होता है तो उसकी वैल्यू होती है +1। क्या होती है? साइन थीटा मैक्सिमम मिनिमम जब होता है उसकी वैल्यू होती है 0, हाँ नहीं -1 कॉस थीटा यहाँ पर। और ये देखिए ये थीटा 90 पे होता है, ये किस पे होता है? और ये थीटा का 270 पे होता है। जिसके पास मैथ्स नहीं हो लिख ले भाई, पहले बता रहा हूँ 270। कॉस थीटा आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। क्या होती है? +1। और ये +1 जब होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। और कॉस थीटा आपका -1 होता है, मिनिमम होता है, कभी इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। और जब थीटा क्या होता है भैया? 180 डिग्री। फटाफट लिखो, जिसके पास मैथ्स नहीं है फटाफट लिख लो 1 मिनट के अंदर। ठीक है, कंसीडर ओए अब हो जाएगा इतने में। कंसीडर टू साइनसॉइडल वेव्स, इक्वल एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही डायरेक्शन में सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक ही पाथ पर। ठीक है भैया, तो जो पॉजिटिव साइड में आ रही होगी उसको क्या लिखूंगा? ये। और जो नेगेटिव साइड में आ रही होगी उसको क्या लिखूंगा? ये। दोनों क्या होगी? सुपर इंपोज हुआ, दोनों का क्या हुआ? और नई वेव क्या बनी? y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। y2 की वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ए कॉमन ले लीजिए, ये क्या हुआ? साइन ए और ये क्या हो गया? साइन। दो फॉर्मूले आपके पास, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। दूसरा पेन दे, अभी उठा, बाद में उठाऊंगा। ठीक है, तो ए हो गया, ध्यान लीजिए, टू साइन ए क्या होगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बी क्या होगा? ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में 2। फिर क्या आता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है भैया, देखिए एक चीज और लिख लेना जिसके बाद मैथ्स नहीं है। ठीक है, ये देखिए माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसिल हो गया, ओमेगा डी क्या हो जाएगा भैया? 2 ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी और माइनस ओमेगा डी क्या होगा? कैंसिल, माइनस के एक्स और ये भी क्या होगा? माइनस के एक्स, -2 के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? साइन ओमेगा डी। यहाँ पे क्या हुआ? कॉस माइनस के एक्स। और आपको बता दूं कॉस, जिसके पास मैथ्स नहीं है देख ले, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? कॉस माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने देखा, एक मिनट जी, स्टैंडिंग वेव कर रहे हैं हम? बोला हाँ। अब स्टैंडिंग वेव के यहाँ के पार्टिकल का इधर यहाँ के पार्टिकल का, नोड के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0। एक्स की वैल्यू 0 तो एम्पलीट्यूड भी क्या है? 0।
एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ गया। एक्स की वैल्यू और बढ़ा दो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, और बढ़ गया। एक्स की वैल्यू और बढ़ा दो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी एक्स के साथ वेरिएशन हो रही है किसके अंदर, एम्पलीट्यूड के अंदर। किसके अंदर, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो cos kx लिखा हुआ है इसको आपको किसके साथ लिखना है, एम्पलीट्यूड के साथ। क्या लिखना है, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम। बोले तो एंटी नोड पर होगा पार्टिकल। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, यानी नोड पर आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन एक्स के साथ हो रही है, समझ गए। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है भैया। तो देखिए इस क्लास को लिख लेना, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक जो है वो इसी पे बेस्ड है। कल कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद फिर डेरिवेशन कराएगी, परसों तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। भाई कई बच्चों की फीस नहीं है, अच्छे लगता मुझे ऐसे बार बार बोलना।